Hello friends, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. This video is about vitamin D, which is a fat soluble vitamin. इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन, फंक्शन, रिसोर्सेज, इसकी डेफिशिएंसी, टॉक्सिसिटी, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं और ये एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो नाउ इंट्रोडक्शन. विटामिन डी को फैट सॉल्वर विटामिन कहते हैं और अमेरिकन रिसर्चर एल्मर मैककॉलम ने 1920 में वो रिकेट्स में उन्होंने एक डाइटरी सब्सटेंस की कमी को प्राप्त किया. उसी से इन्होंने विटामिन डी की खोज की. इसको इन्होंने विटामिन डी नाम दिया. विटामिन डी एक एस्टेरॉल है और इसमें एस्टेरॉयड न्यूक्लियस होता है. विटामिन डी एक हार्मोन के जैसा काम करता है. इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक D2 और दूसरा D3. D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं और D3 को कोलिकैल्सिफेरॉल बोलते हैं. अब आते हैं इसकी केमिस्ट्री के बारे में. अब जो अर्गोकैल्सिफेरॉल है वो प्लांट्स में पाया जाता है और ये अर्गोएस्टेरॉल से कन्वर्ट होता है और कोलिकैल्सिफेरॉल 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से कन्वर्ट होता है. अब जो अर्गोएस्टेरॉल है ये प्लांट्स में पाया जाता है और जब प्लांट्स पर सन से जो अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती हैं वो जब उन पर पड़ती हैं देन अर्गोएस्टेरॉल अर्गोकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है. इसी को विटामिन D2 बोलते हैं. और सेम प्रोसेस ये कोलिकैल्सिफेरॉल के कन्वर्जन में भी होता है. जब हमारे स्किन पर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती हैं देन जो हमारे स्किन में प्रेजेंट 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है वो कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है. इसी को विटामिन D3 कहते हैं. अब ये दोनों ही एस्ट्रॉल मीन्स अर्गोकैल्सिफेरॉल और कोलिकैल्सिफेरॉल दोनों का ही स्ट्रक्चर सेम होता है. बस डिफरेंस ये होता है जो अर्गोकैल्सिफेरॉल है मीन्स D2, इसमें कोलिकैल्सिफेरॉल मीन्स D3 के कंपैरिजन में एक मेथाइल ग्रुप और एक डबल बॉन्ड एडिशनल होता है. अर्गोकैल्सिफेरॉल और कोलिकैल्सिफेरॉल दोनों ही विटामिन डी एक्टिविटी के लिए सोर्स होते हैं क्योंकि ये दोनों ही हमें प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स से पाए जाते हैं. इसीलिए इनको प्रोविटामिन डी बोलते हैं. विटामिन डी जो कि हमें डाइट से मिलता है और सिंथेसिस डर्मल सिंथेसिस से हमको प्राप्त होता है, ये दोनों ही बायोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं. अब इनके एक्टिवेशन के लिए एंजाइमेटिक कन्वर्जन की आवश्यकता होती है जिसे कि हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं. मीन्स इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है इनके एक्टिवेशन के लिए और इनके कन्वर्जन के लिए. और ये कन्वर्जन कहाँ होता है? लिवर और किडनी में होता है. विटामिन डी का जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो है कैल्शियम होम्योस्टैसिस और मेटाबॉलिज्म. मीन्स ये कैल्शियम के बैलेंस को मेंटेन करता है, उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. अब विटामिन डी को सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं, देखते हैं. जब कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस होती है उस समय जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है वो एक इंटरमीडिएट के फॉर्म में उसका फॉर्मेशन होता है. जब सनलाइट का एक्सपोजर होता है देन जो ये 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है जो ये हमारे स्किन की जो डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर है उसमें कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है. अब इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है कि जो डार्क स्किन पिगमेंट जिसको कि मेलानिन बोलते हैं जो कि हमारे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये पिगमेंट कोलिकैल्सिफेरॉल की सिंथेसिस में एडवर्स इफ़ेक्ट डालता है. स्किन हमारे बॉडी के लार्जेस्ट ऑर्गन होता है. अब जो स्किन में विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है वो सनलाइट के एक्सपोजर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि ये स्किन के पिगमेंटेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. कैसे कि जैसे कि हम सनलाइट के एक्सपोजर में जितने ज़्यादा आएंगे हमारे स्किन में विटामिन डी का प्रोडक्शन उतना ही अधिक होगा. बट इसके अपोजिट जो डार्क स्किन वाले लोग हैं उनमें क्या होता है, उन एनिमल्स में विटामिन डी का प्रोडक्शन कम होता है. मतलब जितनी ज़्यादा डार्क स्किन होगी उतना ही अधिक विटामिन डी का प्रोडक्शन स्किन में कम होगा. अब इसके एक्सपोज़र की बात करते हैं कि अगर सनलाइट के एक्सपोज़र में हम ज़्यादा आते हैं
इसका अधिक एक्सपोजर होता है, देन विटामिन डी की टॉक्सिसिटी का मतलब विटामिन डी की टॉक्सिसिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो एक्सेस प्रोविटामिन D3 है वो सनलाइट के द्वारा खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे सनलाइट के एक्सपोजर में आने से विटामिन डी की टॉक्सिसिटी अधिक नहीं होती है। अब देखते हैं कि ये एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है जिसे कि 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल बोलते हैं और इसको कैल्सिट्रियोल भी बोलते हैं। अब विटामिन के एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, ये इसकी प्रोसेसिंग देखते हैं। जो हमें सन से विटामिन प्राप्त हो रहा है और जो हमें फूड से प्राप्त हो रहा है, वो एनिमल हो या फिर प्लांट फूड हो, ये तो पहले ही बता चुके हैं कि अल्ट्रावायलेट लाइट जब हमारे स्किन पड़ती है देन 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल ये विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है हमारे स्किन में, तो उससे जो हमको विटामिन मिल रहा है और जो हमें फूड से मिल रहा है, तो जो D2 और D3 ये दोनों है विटामिन इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, इसमें इनका एब्जॉर्प्शन होता है और इसके लिए डाइटरी फैट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो दोनों ही सोर्सेस से विटामिन डी मिल रहे हैं, इन्हें लीवर में इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है और लीवर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड स्ट्रीम की ज़रूरत होती है। तो ब्लड स्ट्रीम में पहले ये विटामिन डी एक कैरियर प्रोटीन से जाकर के बाउंड होता है, देन ये लीवर में ट्रांसपोर्ट होता है। क्योंकि ये फ्रीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है डायरेक्ट, इनको कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो फ्रीली उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, ट्रैवल नहीं करते, इसके लिए उन्हें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। अब जब ये लीवर में ट्रांसपोर्ट होते हैं देन विटामिन डी लीवर में 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है और जब ये किडनी में जाता है देन ये 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से इनका कन्वर्जन होता है और ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। अब देखते हैं इनका एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। विटामिन D2 और D3 दोनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट यानी कि डियोडनम में इनका एब्जॉर्प्शन होता है। इसके लिए जो हमने भी पहले बताया था कि डाइटरी फैट की ज़रूरत पड़ती है, वो है बाइल, इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब जो लिवर में इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ये कैरियर प्रोटीन से जाकर के बाउंड होता है, वो कैरियर प्रोटीन ग्लोबुलिन होता है, इनसे जाकर के बाउंड होता है और देन ये लीवर में ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल और जो 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल है, ये दोनों ही इनको ब्लड में ट्रांसपोर्ट होने के लिए ग्लोबुलिन कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। इसके बिना ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और जो विटामिन डी का ये मेनली 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल और इसी के ये जो है 25 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल इसका मेजर स्टोरेज और सर्कुलेटरी फॉर्म होता है। मीन्स कि ये मेनली इसी फॉर्म में स्टोर रहता है और इसी फॉर्म में ये सर्कुलेट होता रहता है। ये हो गया एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। अब आते हैं कि फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। अब विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही मिनरल को लेवल को प्लाज्मा में मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? ये इंटेस्टाइन, बोन और किडनी पर एक्ट करके। इंटेस्टाइन पर अब कैसे एक्ट करता है? ये उसमें कैल्शियम, प्लाज्मा में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को इंक्रीज कर देता है और जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कैलबाइंडिन्स हैं उसकी सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है। और ये कैसे करता है? ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही मिनरल के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है कि प्लाज्मा में जो कैल्शियम फास्फोरस है ये इंक्रीज कर जाता है। बोन पर ये कैसे काम करता है? ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों ही रोल प्ले करता है। एनाबॉलिक का मतलब है जोड़ना, कैटाबॉलिक का मतलब है तोड़ना। तो ये एनाबॉलिक का मतलब कि ये बोन्स के मिनरलाइजेशन को प्रमोट करता है, मीन्स बोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और कैटाबॉलिक का मतलब है कि ये बोन से कैल्शियम और फास्फोरस
के मोबिलाइजेशन को स्टिमुलेट कर देता है। और किसकी हेल्प से ये करता है? पीटीएच मीन्स पैराथायरॉयड हार्मोन की हेल्प से ये बोन से कैल्शियम और फास्फोरस को निकालता है जब भी विटामिन डी की कमी होती है। किडनी में क्या करता है ये? किडनी से कैल्शियम और फास्फोरस के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और इन दोनों ही मिनरल के एक्सक्रीशन को कम कर देता है। इससे क्या होता है? जब एक्सक्रीशन कम होता है और रीएब्जॉर्प्शन बढ़ता है देन कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का ही लेवल बढ़ जाता है। इस तरीके से ये किडनी, इंटेस्टाइन और बोन पर काम करता है। इसको हम फ्लो चार्ट की मदद से हम समझ सकते हैं कि जब भी प्लाज्मा में कैल्शियम की कमी होती है देन ये पैराथायरॉयड हार्मोन और 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल ये दोनों ही इंक्रीज़ कर जाता है। अब दोनों ही मिल करके क्या करते हैं? बोन से कैल्शियम का मोबिलाइजेशन करते हैं, मीन्स उसको निकालते हैं। देन ये इंक्रीज़ मतलब ये मोबिलाइजेशन की प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाती है और कैल्शियम से जो किडनी में कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं और किडनी में कैल्शियम के एक्सक्रीशन को डिक्रीज़ कर देते हैं। इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। सो इस तरीके से क्या होता है? प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। ये थी कि प्लाज्मा जब भी कैल्शियम कमी होती है तो ये प्रोसेसिंग सारी होती है और ऐसे प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। अब देखते हैं कि कुकिंग, स्टोरेज और प्रोसेसिंग का विटामिन डी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। विटामिन डी जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए इस पर कुकिंग का या फिर लॉन्ग टर्म स्टोरेज का कोई सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। मीन्स विटामिन डी का जो लेवल है फूड में इससे कम नहीं होता है। ये हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, जिसमें कि प्लांट सोर्सेज हैं और एनिमल सोर्सेज हैं। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, अब जनरली जो रिक्वायरमेंट होती है वो 200 से 400 इंटरनेशनल यूनिट की ज़रूरत होती है, या फिर आप कह सकते हो कि 5 से 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी की ज़रूरत होती है नॉर्मली। अब जो 1 माइक्रोग्राम विटामिन डी होता है वो 40 इंटरनेशनल यूनिट के बराबर होता है। अब देख लेते हैं कि स्पेशली मतलब अकॉर्डिंग टू एज कितनी रिक्वायरमेंट होती है। चिल्ड्रन को 10 माइक्रोग्राम पर डे की ज़रूरत होती है या फिर 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे की। एडल्ट्स को 5 माइक्रोग्राम पर डे या फिर 200 इंटरनेशनल यूनिट। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में 10 माइक्रोग्राम पर डे या फिर 400 इंटरनेशनल यूनिट। और एबव द एज ऑफ 60 ईयर्स 15 माइक्रोग्राम पर डे या फिर 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे विटामिन डी की ज़रूरत होती है। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अब इसकी डेफिशिएंसी से 2 डिजीज़ होती हैं, एक रिकेट्स जो कि चिल्ड्रन में होता है, दूसरा है ऑस्टियोमलेशिया जो कि एडल्ट्स में होता है। अब रिकेट्स के जो अर्ली साइंस हैं उनमें क्या होता है कि फेस और फोरहेड पर बहुत अधिक स्वेटिंग होती है। अब बच्चों में क्या होता है, जो वेट बियरिंग बोन्स होती हैं लेग्स की वो झुक जाती हैं, जो कि आप फिगर में देख सकते हो कि बोन्स ये झुक जाते हैं जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। और नॉकनी हो जाता है, मीन्स कि ये ऐसे जो लेग्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉक फॉर्म में ऐसे आ जाते हैं, जिन्हें कि नॉकनी कहते हैं। देन रिकेटी रोजरी, इसमें क्या होता है आप देख रहे हो फिगर में राइट साइड में। इस फिगर में क्या है, जो बोन्स हैं उसमें आप देख रहे होगे मिडिल पार्ट में एक गांठ जैसे दिखाई पड़ रही है। तो रिकेटी रोजरी में यही होता है, ये जो बोन्स आपको दिख रही हैं उसके मिडिल पार्ट में गांठ जैसा हो जाता है बच्चों में। पिजन चेस्ट में क्या होता है, जो उनका चेस्ट है वो बाहर की ओर निकल आता है, इसलिए इसको पिजन चेस्ट बोलते हैं। और बच्चों में जो फ्रंटल बोन्स होती हैं वो उभर आती हैं, जिससे उनकी बॉसिंग हो जाती है, तो वो उभरी हुई होती हैं। और आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सिर के मिडल पार्ट में वो सॉफ्ट होता है, जो मिडल पार्ट होता है जिसको कि फॉन्टेनल बोलते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो हार्ड होता जाता है और
क्लोज़ होता जाता है। बट जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है देन ये जो क्लोज़र होता है वो डिले हो जाता है और ये हार्ड भी नहीं हो पाती हैं। तो ये जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो देन ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और एडल्ट्स में क्या है, आप देख सकते हो ये नॉर्मल बोन है और ये जो है ऑस्टियोमलेशिया में बोन्स, जैसे कि बच्चों में होता है कि जो वेट बियरिंग बोन्स होती हैं लेग्स की वो झुक जाती हैं, वैसे ही एडल्ट्स में भी होता है कि जो वेट बियरिंग बोन्स होती हैं वो झुक जाती हैं। एडल्ट्स में इसी को ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं और इसमें बोन्स तो झुक जाती हैं और साथ में पेन भी अधिक होता है। देन ये हो गया विटामिन डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। अब आते हैं विटामिन डी टॉक्सिसिटी। विटामिन डी मेनली लिवर में स्टोर होता है। बता चुके हैं आपको कि ये 25 हाइड्रोक्सी कॉलिकैल्सिफेरॉल के फॉर्म, इसका ये जो मेनली स्टोरेज फॉर्म होता है इसी फॉर्म में स्टोर होता है और ये इस फॉर्म में लिवर में कन्वर्ट होता है। सो लिवर इसका जो है मेनली स्टोरेज एरिया है। विटामिन डी की जब हम अधिक डोज लेते हैं देन ये अधिक टॉक्सिक होता है। अब इसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट क्या क्या होता है कि बोन्स डीमिनरलाइज होने लगती है, मीन्स कि बोन्स का फॉर्मेशन जो है वो रिड्यूस होने लगता है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और इंटेस्टाइन से जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, जिसे कि हाइपर कैल्शियमिया बोलते हैं। अब हाइपर कैल्शियमिया में लेवल बढ़ने से क्या होता है कि सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि किडनी और आर्टरीज़ हैं उनमें कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि किडनी स्टोन हो जाता है, स्टोन का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसे कि रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। तो किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन होने लगता है। इसके अदर सिम्टम्स हैं जैसे कि एपेटाइट, भूख कम लगती है, नोज़िया फील होता है, प्यास अधिक लगती है और वेट लॉस होने लगता है। तो ये थे कि विटामिन डी टॉक्सिसिटी में क्या क्या होता है। सो ये था विटामिन डी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन ई क्या है, इसके फंक्शन क्या हैं, सोर्सेस क्या हैं, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसकी टॉक्सिसिटी से क्या होता है, एट्सेट्रा। सो अगर आपको ये वीडियोस समझ में आ रहे हैं, यूज़फुल हैं, हेल्पफुल हैं आपके लिए, देन प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।